जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई टॉपिक कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बेसिक डिफरेंस हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में। ठीक है, तो हार्ट अटैक क्या हो जाती है? हार्ट अटैक इज व्हेन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड। इसमें क्या हो रही है, आपकी देख सकते हो कि जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, हार्ट की, वो ब्लॉक हो जाती है। हार्ट अटैक क्या है? इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो ब्लड फ्लो है हार्ट तक की, वो ब्लॉक होने लगती है, जिसे बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। ठीक है, अब सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है? सडन कार्डियक अरेस्ट इज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड सडनली इट स्टॉप्स बीटिंग। सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है? जब उसकी जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और वे सडनली क्या करती है? बीट करना बंद कर देती है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है? एक प्रॉब्लम जिसमें आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग में हिंड्रेंस हो जाती है और सडनली वो क्या करना, स्टॉप बीट करना बंद कर देती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हार्ट अटैक को ना सर्कुलेटरी प्रॉब्लम भी हम लोग बोलते हैं। क्यों यहाँ पे सर्कुलेटरी प्रॉब्लम बोल रहे हैं? क्योंकि जो ब्लड फ्लो है आपकी, वो हार्ट तक की, वो ब्लॉक हो रही है। ठीक है, और सडन कार्डियक अरेस्ट को हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम है हार्ट की, वो उसमें इम्पल्स, उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है, जिससे आपकी जो हार्ट है वो सडनली बीट करना बंद कर दे रही है। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम में आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो एसए नोड है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है। ठीक है, उससे फिर आपकी आर्टरिया में इम्पल्सेस आती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। फिर उसे आती है एवी नोड में, एवी नोड से फिर आ जाती है आपकी बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से आके पुरकंजी फाइबर्स जाती है। उसके बाद में वेंट्रिकल्स में इम्पल्सेस आ जाती है ताकि वो रिलैक्स करे या कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो ये हो जाती है नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। तो इसमें अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तब वो लीड करती है सडन कार्डियक अरेस्ट। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हार्ट अटैक हो जाता है जब आपकी जो ब्लड फ्लो है हार्ट में, वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, उसे हम लोग सर्कुलेटरी प्रॉब्लम बोलते हैं। और सडन कार्डियक अरेस्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मैंने आप लोग को समझाया है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक डिफरेंस हमारी हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इट में क्या है, कार्डियक अरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सडन कार्डियक अरेस्ट और अनएक्सपेक्टेड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इसे सडन कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं और अनएक्सपेक्टेड कार्डियक अरेस्ट भी इसे कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले क्या है? तो कार्डियक अरेस्ट इज अ कंडीशन इन विच दी हार्ट सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप्स बीटिंग। हार्ट क्या हो रहा है? सडनली और अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप्स कर दे रहा है बीटिंग। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अगर when this happens blood stops flowing to the brain and other vital organs। जब ये कार्डियक सडनली अगर आपकी हार्ट बीट करना बंद कर दी, तो आपकी जो ब्लड फ्लो है वाइटल ऑर्गन्स में, ब्रेन में जाने की, वो बंद हो जाती है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को, इफ इट्स नॉट ट्रीटेड विद इन मिनट्स इट लीड्स टू डेथ। ठीक है, अगर इसे ट्रीट ना किया जाए विद इन मिनट्स, तो ये क्या लीड करती है? आपकी डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले डेफिनेशन कि कार्डियक अरेस्ट क्या है? एक कंडीशन है जिसमें आपकी जो हार्ट है वो सडनली और अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप कर दे रही है बीटिंग। तो जब ये होती है तो आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपकी ब्रेन हो गई, किडनी हो गई, ठीक है, लिवर हो गया, तो ये सब वाइटल ऑर्गन्स में आपकी ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाती है। ठीक है, अब एक हार्ट के लिए ये बाकी सफ़र करते हैं, जैसे क्लास में एक जन गलती करते हैं और सबको डांट पड़ती है, वैसे ही कुछ आप समझ लो। इफ़ इट्स नॉट ट्रीटेड विद इन मिनट्स इट लीड्स टू डेथ। अगर इसे तुरंत ठीक ना किया जाए, जैसे कि सीपीआर कुछ दे के या डिफिब्रिलेटर, इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर दे के, तो ये लीड करती है डेथ। अब दूसरी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा है कि सडन कार्डियक अरेस्ट इज अ कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन हार्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है? कंडीशन है जहाँ पे जो मैंने बताया था आप लोग को, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होना, ठीक है, हार्ट में, जो डिसरप्ट करती है उसकी पंपिंग एक्शन और स्टॉपिंग द ब्लड फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है? एक कंडीशन है जहाँ पे जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ट्रैवल होती है हार्ट में, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जो डिसरप्ट करती है फर्दर आपकी हार्ट की पंपिंग एक्शन, और ये स्टॉप करता है ब्लड फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ है। तो इसमें हम लोगों ने दो डेफिनेशंस देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा कि ये
कार्डियक अरेस्ट क्या है? कंडीशन है जिसमें आपकी हार्ट सडनली और अनएक्सपेक्टेडली बीट करना बंद कर दे रही है, और ये जब होता है तो अब बीट करना बंद कर दी तो आपकी जो ब्लड फ्लो है ब्रेन में और अदर वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग तुरंत विद इन मिनट्स ठीक ना करें तो ये लीड करती है डेथ। दूसरी हम लोगों ने देखा डेफिनेशन कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है हार्ट में। ठीक है, मैंने आप लोग को नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी सिस्टम ऑफ हार्ट बताया था, तो उसी में अगर कुछ भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, अब इम्पल्स सही से मिल नहीं रहा है तो वो लोग भी सही से आर्टरी और वेंट्रिकल्स भी सही से काम नहीं करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, उसकी जो पंपिंग एक्शन है वो डिसरप्ट होती है। अब क्या होगा, डिसरप्ट हो गया पंपिंग एक्शन, तो अभी ब्लड फ्लो भी आपकी ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द बॉडी आपके जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक एक तो कंडीशन है सडन कार्डियक अरेस्ट। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि सडन कार्डियक अरेस्ट में हो क्या रहा है। ठीक है, बेसिकली इतना बस याद रखना, कार्डियक अरेस्ट में एक कंडीशन है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जिससे आपकी जो पंपिंग एक्शन है वेंट्रिकल्स की वो इफेक्ट करेगी। पंप नहीं होगा तो ब्लड फ्लो पूरा बॉडी में जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो रही है SCA। अब आगे हम लोग देखेंगे इसकी कॉजेस क्या है। सबसे पहले तो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक क्या कंडीशन है जहाँ पे जो आपकी जो लोअर चेम्बर्स ऑफ हार्ट है, मतलब आपकी जो वेंट्रिकल्स है वो अनकोऑर्डिनेटेड और रैपिडली वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। ठीक है, जिससे जो आपकी जो पंपिंग एक्शन है रेस्ट ऑफ द बॉडी वो हिंडर होने लगती है। ठीक है, ये मैं आप लोग को ECG की पिक्चर मैं आपको डाल दूंगी वीडियो में, आप लोग देख लेना कि नॉर्मल PQRST कैसे होती है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वो कैसे होती है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना तो आपको बेटर समझ में आएगा। उसके बाद में आगे है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की भी मैंने एक टॉपिक डील की है, मैं वो आई बटन में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में होता क्या है। मैं यहाँ समझा देती हूँ कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लीड कैसे करता है हार्ट अटैक। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, अब ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वो हिंडर करेगा आपकी ब्लड फ्लो को हार्ट तक जाने के लिए। ठीक है, अब ये या तो पार्शियल या तो कंप्लीट ब्लॉक कर देगा आपकी ऑक्सीजन रिच सप्लाई को हार्ट तक। ठीक है, जिससे ये फर्दर लीड क्या करता है, हार्ट अटैक। उसके बाद में सीवियर फिजिकल स्ट्रेस है। सीवियर फिजिकल स्ट्रेस सोचो, आप किसी फिजिकल एकदम सीवियर फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो। ठीक है, उससे आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की वो बढ़ती है, उसके लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। अगर हार्ट इसे कोप अप नहीं कर पाएगा, उसकी फिर इलेक्ट्रिकल फर्दर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट होने लगेगा, तो फर्दर वो लीड क्या करेगी, सडन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गई सीवियर फिजिकल स्ट्रेस। उसके बाद में है कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी क्या है, कार्डियोमायोपैथी मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रही है हार्ट में, ठीक है, अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस ही है ये, मतलब ये उसकी जो हार्ट की नॉर्मल साइज़ है उससे बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथी में क्या हो जाती है, अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस है तो उससे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल सिग्नल्स आपके ट्रैवल होने लगेंगी हार्ट में। ठीक है, वो फर्दर लीड क्या करेगी, आपकी सडन कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद में है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में एक डिसऑर्डर्स में हम लोग को बताती हूँ लॉन्ग QT सिंड्रोम। ठीक है, तो ये में इसमें क्या हो जाता है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वही हिंडर होने लगती है और ये फर्दर लीड करती है आपकी सडन कार्डियक अरेस्ट। ये हो गई हमारी कॉजेस। आगे हम लोग देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहले है रिस्क फैक्टर्स में इसकी इंक्रीजिंग एज। ठीक है, एज, उसके बाद में डायबिटीज़, ओबेसिटी, एक्सट्रीम अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, पल्मोनरी एम्बोलस। ठीक है, उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री होना, बर्थ डिफेक्ट्स कुछ होना हार्ट या ब्लड वेसल्स की, और एर्दमियास होना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ रिस्क फैक्टर्स। आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी सबसे पहले तो है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या आ जाएगा, आप सोच लो एरिथमियास। ठीक है, एरिथमियास होने लगे हैं, इरेगुलर हार्ट बीट्स होने लगेंगे, वो क्या करता है, डैमेज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम मैंने आप लोग को बताया था पहले में ही, उसमें डैमेज होता है। ठीक है, अब उसमें डैमेज हो रहा तो फेलियर ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिवली, अब हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे सीवियर कार्डियक एरिथमियास होगा। ठीक है, अब वो एरिथमियास सीवियरली होने लगेगी। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, इम्पेयर ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन में भी इम्पेयरमेंट आ जाएगी। उससे फर्दर लीड क्या करेगा, इम्पेयर सेरेब्रल परफ्यूजन। अब ब्रेन में, जो आपके हम लोगों ने देखा था वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगा, तो ब्रेन में इम्पेयर सेरेब्रल परफ्यूजन होगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इस्चीमिया इन ब्रेन टिश्यू। ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो पाएगा ब्रेन टिश्यूज में, ठीक है। अब ब्लड नहीं सप्लाई हो पा रहा तो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जाएगा ब्रेन में, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा ब्रेन पे, जिससे क्या हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है, दैट इज डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा ब्रेन टिश्यूज का, सेल डेथ होने लगेंगे ब्रेन टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो क्या लीड करेगा, डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो आपकी जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, ठीक है, सोच लो अगर एरिथमियाज या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है उसमें डैमेज होती है, उससे क्या होगा, हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जैसे सीवियर कार्डियक एरिथमियाज होने लगेगी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, इम्पेयर ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है हार्ट, तो वो पंप भी नहीं हो पाएगा सही से रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, अब इम्पेयर सेरेब्रल परफ्यूजन, ब्रेन में भी सही से ब्लड आपकी जा नहीं पाएगी, तो इस्चीमिया होगा ब्रेन टिश्यू में, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यू, जिससे क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ये होगा, उसके बाद में हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, उसके बाद में इन्फेक्शन होगा, उसके बाद में ये लीड करेगा डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि कैसे ये हो रहा है। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग वापस पूछ रहे हैं, मैं आप लोग को समझा दूंगी। तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है। सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम लोग को देखने को मिलेंगे तुरंत, फेंटिंग, उसके बाद में नो पल्स और प्यूपल्स डायलेट होने लग जाएंगी। ये तो है आपको जब हो रही है सडन कार्डियक अरेस्ट किसी को, तभी हम लोग को ये देखने को मिलती है। और ये सब है जो 1 घंटे पहले, ऐसे होने से 1 घंटे पहले हम लोग को देखने को मिलती है। क्या क्या है, चेस्ट पेन होना, डिस्निया होना, नोजिया और वोमिटिंग, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। आगे हम लोग देखेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या बोल रहा है कि बिकॉज SCA हैपन्स क्विकली एंड विदाउट वार्निंग इट यूजुअली कैनॉट बी डायग्नोस्ड व्हेन इट इज हैपनिंग, ठीक है। सडन कार्डियक अरेस्ट सडनली होता है और तुरंत हम लोग ऑन द स्पॉट उसे डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। जब वो होता है तो हम लोग पेशेंट को पहले बचाना है, उसके बाद डायग्नोसिस करना है, ठीक है। तो हम लोग तुरंत डायग्नोस नहीं कर पाते हैं तुरंत, बट देयर आर टेस्ट दैट डॉक्टर यूज टू डिटरमाइन इफ पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ द SCA। बट कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो डॉक्टर यूज़ करके उसे डिटरमाइन करते हैं, डायग्नोस करते हैं, रूल आउट करते हैं कि पेशेंट को फ्यूचर में रिस्क है कि नहीं SCA का। जैसे कि ब्लड टेस्ट होना, जिसमें कार्डियक एंजाइम टेस्ट हम लोग करते हैं। कार्डियक एंजाइम टेस्ट के बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में, मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कार्डियक एंजाइम टेस्ट होता क्या है, तो ब्लड टेस्ट हम लोग करेंगे, कार्डियक एंजाइम टेस्ट उसमें देखने के लिए हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज टेस्ट उससे करवाएंगे। एक्सरसाइज टेस्ट में क्या है, यहाँ पे जितने भी जिम वाले होंगे उन्हें पता होगा कि ट्रेडमिल क्या होता है, ठीक है। तो ये वाली टेस्ट ट्रेडमिल में होती है। पहले क्या करना है, पेशेंट के वाइटल्स हम लोग को पहले ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेडमिल में पेशेंट को चढ़ाना है, पेशेंट को ट्रेडमिल में एक्सरसाइज करवाना है जब तक उसे या तो फटीगनेस, ठीक है, या तो चेस्ट पेन या तो डिस्निया, ये सब सिम्टम्स हम लोग को देखने को ना मिले और पेशेंट और कर ना पाए, तब तक हम लोग उसको ट्रेडमिल में उसे एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे ही पेशेंट को ये सिम्टम्स आने लगेंगे हम लोग को तुरंत प्रोसीजर स्टॉप कर देना है और पेशेंट को आराम से बैठाना है। फिर से उसके वाइटल्स हम लोग को चेक करने हैं। फिर हम लोग कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि उसको डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को फर्दर रिस्क है कि नहीं SCA का। उसके बाद में ECG करते हैं, फिर इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और MRI करते हैं हार्ट का, ठीक है। तो इससे डायग्नोस करते हैं डॉक्टर्स और फर्दर देखते हैं कि कहीं पेशेंट को रिस्क है कि नहीं कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट की। आगे हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोग ACE इनहिबिटर्स देंगे, बेटा ब्लॉकर्स देंगे और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग देंगे। बट ये देखा गया है कि सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट ही सफिशिएंट नहीं है प्रिवेंट करना कार्डियक अरेस्ट को, ठीक है। उसके बाद में है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है क्या, इफ़ समवन इज हैविंग SCA एंड देयर इज़ नो डिफिब्रिलेटर अवेलेबल। ये डिफिब्रिलेटर क्या हो जाता है,
आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स वो आयरन जैसा ऐसे रब कर रहे हैं और पेशेंट के चेस्ट में लगा रहे हैं तो पेशेंट जर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो डिफिब्रिलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उससे वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल शॉक्स देता है ताकि जो हार्ट की नॉर्मल रिदम है वो वापस आ जाए, ठीक है। तो अगर डिफिब्रिलेटर आपके पास अवेलेबल नहीं है ऑन द स्पॉट, अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे तो आपको डिफिब्रिलेटर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, देन सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, शुड बी परफॉर्म्ड अंटिल एन एम्बुलेंस और अदर हेल्प अराइव्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीपीआर यहाँ पे, ठीक है, टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, क्योंकि अगर ये विद इन मिनट्स ना किया जाए तो पेशेंट का डेथ तो इनएविटेबल है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की कंडीशन, कार्डियक अरेस्ट। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशन है क्या, इसमें होता क्या है और बेसिक डिफरेंस हार्ट अटैक और इसमें सडन कार्डियक अरेस्ट में है क्या। तो अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेगुलरली एक न्यू कंडीशन के साथ मिलते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर देना। तो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिजीज कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।